जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और पहले पार्ट में हमने बहुत डिटेल में समझा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसके रिलेटेड पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो यदि आप लोगों ने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले देख लीजिएगा, ठीक है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड और ये होगा हमारा पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। संतरों को 7 रुपए की दर से 3 रुपए में खरीदा जाता है। 33% लाभ के लिए उन्हें प्रति 100 किस दर पर बेचा जाना चाहिए। ठीक, देखो इस तरीके को के क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप वैल्यू लिखना हमेशा ऊपर, यानी मतलब जो प्राइस है ना ऊपर लिखना। 3 रुपए में आपने 7 खरीदे ना, तो यहाँ से 1 का मान निकलता है। आप यहाँ पे 100 की गुणा कर दो। 100 की गुणा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो क्रय ही मूल्य होता है, उस पर लाभ और हानि तो कुछ होता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ 3 रुपए में आपने 7 खरीदे, 100 की इंटू कर दी, ठीक है। अब देखिए आगे इसने कहा है कि वो कितने रुपए में, एन का मान है, कितने रुपए में 100 को बेच दे ताकि उसे 33% का लाभ हो जाए। देखो 33 का लाभ होगा तो 133 हो जाएगा ना। अभी लाभ कब होता है? 100% से आप प्लस में जा रहे हो तो लाभ हो गया, 100% से माइनस में आ रहे हो तो हानि होगी। समझ में आ रही होगी बात। अब देखो इंटू करते हैं, ये इससे खत्म, ठीक है। 7 से भाग करते हैं, 7 ही कम 7 और 7 नीम 63। समझ आ गई बात। अब देखो n बराबर कितना हो गया? 19 गुणा 3, ठीक है। 3 में गुणा करोगे 9 ते 27, 30 और 27 कितना हो गया? 57। और n क्या था? रुपीज। यानी कि यदि तुम 57 रुपए के 100 बेच दोगे ना तो आपको 33% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का, बहुत इफेक्टिव है, टाइम भी कंज्यूम नहीं होता इसमें ज़्यादा। आप देख लेना इसे अच्छे से, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ऊपर जो वैल्यू है ना, ऊपर लिखेंगे रुपए, कितने रुपए में हम खरीद रहे हैं या कितने में बेच रहे हैं। समझ आई? क्योंकि तभी निकाल सकते हो ना आपके पर आइटम की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पढ़ लेते हैं सवाल को एक बार। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। एक प्रति का क्रय मूल्य कितना है? देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि 12 कॉपी या 12 बुक बेचने के बाद ना उसको लाभ हुआ 3 कॉपियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। देखो इस बात को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं और मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये लिखी कैसे गई है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो। देखो मेरी बात सुनो। उसने क्या कहा कि जब 12 उसने बेच दी, जब 12 बेच दी तो 3 का लाभ हुआ क्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब 12 बेचने पर उसे 15 के पैसे मिले होंगे। समझ में आ रही ना आपके बात? भाई जब हमने क्रय मूल्य में से 12 वस्तु बेच दी तो टोटल जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 का लाभ हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे, 4/5 आ गया। इसका मतलब है कि यदि एक कॉपी का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो हमने बेची कितने में? 5 रुपए में बेची है। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं इसको दूसरे तरीके से यहाँ बताता हूँ एक बार, आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखो जब हम किसी चीज को बेच रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब आप देखो, जब मैंने 12 वस्तुओं को बेचा, ठीक, यानी कि 12 के सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। जब मैंने 12 वस्तुओं को बेचा तो मुझे 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो 12 वस्तुओं को बेचने पर इतने पैसे मिले, वस्तु थी इतने की और ये लाभ हो गया। समझ आई ना बात? अब देखो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये 12 इधर चला जाएगा तो 15 सीपी हो जाएगा। कितना हो गया? 15 सीपी। इधर क्या बचा? 12 एसपी। एसपी का मतलब समझ रहे हो ना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यहां से जब मैं रेशियो निकालूंगा तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12/15। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ आई बात? आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, ये बेसिक सी चीज है, इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि जब हमें लाभ होगा इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा, बड़े में से क्रय मूल्य घटाकर जो भी उसने लाभ दिया है उसके बराबर आपने रख दिया।
चलिए अब अपने सवाल पर आ जाते हैं। देखो हमारा विक्रय मूल्य एक वस्तु का कितना है, आप बोलोगे 5 रुपए है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 12 जो बुक्स है ना वो 1800 में बेची है। मैं कह रहा हूँ कि एक कितने की पड़ेगी, तो आप बोलोगे इसे 1800 को भाग कर दो 12 से, ठीक है। भाग कर लेते हैं, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी 150 की पड़ी एक, ठीक है। 150 की पड़ी एक, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारी तो 5 रुपए की आई ना, ये कह रहा है 150 की, तो हमने क्या करा 150 बटे 5, क्योंकि हमारी 5 यूनिट का मान 150 के बराबर है। उसने पूछा हुआ है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 4, तो मैं गुणा कितने से कर दूंगा 4 से, जो वैल्यू भी निकालनी है उसे 4 से गुणा कर दो, गुणा भाग करो। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी मेरी एक किताब का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 120 रुपए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ आ गई बात, ठीक है। यहां से पहले मैंने रेशो में निकाला, मैंने देखा कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना है, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, 150 बटे 5, उसने कहा कि क्रय मूल्य बता दो, तो गुणा 4 से कर दी और सीधा वी गेट आवर आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसने क्या कहा है, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपए है। 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, प्रतिशत हानि बताओ। आप एक चीज देखो, उसने कहा 2 दर्जन, यानी कि 24 केले जो हैं वो उसने 32 रुपए में खरीदे। इस बात में कोई दुराई नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 24 दर्जन केले 32 रुपए में खरीदे। उसने कहा कि 18 केले तो उसने बेच दिए 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। देखो 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, लेकिन ये 18 है, 1.5 दर्जन है, यानी 12 गुणा 1.5 कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे 18 ही हो गया। समझ में आई ना बात, यानी 18 केले उसने 18 ही रुपए के बेच दिए, क्योंकि ये कह रहा है कि 12 रुपए प्रति दर्जन। भाई 12 केले 12 के तो चले गए, और 6 केले और एक्स्ट्रा दिए हैं तो 6 रुपए और लेंगे। अब आप ये देखो मेरे पास कितने केले थे स्टार्टिंग में, तो 24 थे, 18 बेच चुका, अब कितने रह गए, अब 6 रह गए। इसने कहा है अब जो रेट है ना वो 4 रुपए प्रति दर्जन है, 4 रुपए के 1 दर्जन, तो 6 केले कितने रुपए के हो जाएंगे, 2 रुपए के, ठीक है। ये 18 रुपए यहाँ पहले 2 रुपए के हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 रुपए प्रति दर्जन है, तो 6 केले कितने के हो गए, 2 के। अब आप देखो 32 रुपए के खरीद करके लाया और बेच कितने के दिए, तो आप कह दोगे 20 रुपए के बेच दिए, ठीक है। तो नुकसान हो गया, दिखाई दे रहा है, हानि हुई। कितने की हानि हुई, 12 रुपए की, और हमारा क्रय मूल्य कितना था 32, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं गुणा भाग। देखो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, वैसे हमें पता है 3/8 ना डायरेक्ट 37.5% होता है। यदि आपने प्रतिशत की सीरीज कंप्लीट की है तो आपको इतनी बात पता होगी, हालांकि गुणा भाग करोगे तो 37.5% ही आएगा। समझ आई बात, तो उसको हानि हुई है 37.5%, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से और समान संख्या में 4 वस्तु प्रति रुपए के दर से खरीदी। देखो इस बात को लिख लेते हैं, यहां हमने लिखा आर्टिकल यानी कि वस्तु, और यहां हमने लिखे रुपए यानी कि पैसे। उसने कहा कि 5 वस्तु 1 रुपए की दर से, यानी 1 रुपए में 5 की दर से खरीद ली, और 4 वस्तु फिर से खरीदी, ये भी 1 रुपए की थी, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। उसने दोनों प्रकारों को मिलाकर 9 रुपए प्रति 9 वस्तु प्रति 2 रुपए की दर से बेचा। इस व्यापार में उसे 3 रुपए का घाटा हुआ, ठीक है। उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कुल संख्या बतानी है। देखो मेरी बात सुनो आप, पहले सबसे पहली बात हम करते हैं। देखो इसने क्या कहा कि 9 रुपए की 9 वस्तु बेची 2 रुपए की, हमने लिख दिया, ठीक है। 9 वस्तु बेची 2 रुपए की। आप ये करो पहले ना, इन सबको बराबर कर लो, इन सबको पहले आप बराबर कर लो। क्यों बराबर करेंगे अभी बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले आप बराबर कर लो इनको। देखो यहां मैं कितने से गुणा करूं, क्योंकि सारी बराबर करनी है ना मुझे। तो आप कहोगे यहाँ पे आप 36 से कर दो, 9 चौक 36, यदि कुछ नहीं मिल रहा तो 36 से कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो 5, 4 और 9 इनका हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में हम 180 भी बना सकते हैं, जो मर्जी कर लो, हम 36 से कर रहे हैं, ठीक है।
36 से हमने गुणा कर दी, तो यहाँ कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 5 × 15 3 18, 180 हो गया। ठीक है, यहाँ कितने से कर दें इस 4 में, तो आप बोल दोगे यहाँ 45 से कर दो आप। ठीक है, क्योंकि 45 चौक भी 180 हो गए, और यहाँ कितने से कर दें, तो यहाँ डायरेक्ट आप 20 से कर दो, तो ये भी 180 बन गया। अब देखो यहाँ 36 से की है, तो यहाँ पर भी 36 से करनी पड़ेगी, यानी कि मैंने 36 रुपए की 180 वस्तु खरीदी। यहाँ पे 45 से गुणा करी, इसका मतलब है कि 45 वस्तु मैंने 180 की खरीदी। यहाँ पे मैंने 180 से गुणा करी है, नहीं 20 से करी है, सॉरी, रब कर लेते हैं एक बार इसको। ये 20 है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैंने 20 से गुणा करी, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब समझना मेरी बात थोड़ी सी, देखो ये 180 वस्तु खरीदी, ये भी 180 वस्तु खरीदी, लेकिन मुझे बेचनी भी तो सारी मिला के टोटल है ना, मैंने तो कुल 180 बेची है। भाई आप देखो 180 तो ये खरीदी है, 180 ये खरीदी है, तो टोटल कितनी होगी, 360 हो गई ना, तो बेचूंगा भी तो 360 ही, तो यहाँ पे आप 2 से गुणा और कर लो। अब देखो ये वस्तु टोटल 360 होगी ना, यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये कितना हो गया, 80। अब सवाल हो गया आसान, ये देखो आपने 180 वस्तु 36 रुपए की खरीदी और 180 वस्तु 45 की खरीदी, टोटल मिला के कितना हो गया, 40 3 70 75 81 रुपए की आपने वस्तु खरीद ली। कितने की खरीद ली, 81 की। और आपने बेची कितने की, तो आपने तो 80 रुपए की बेची है। ठीक, 81 की खरीदी, 80 की बेची, आपको कितनी हानि हुई, आप बोल दोगे कि 1 रुपए की हानि हो गई। समझ में आई बात, 1 की हानि हो गई, लेकिन सवाल में आपको कह रहा है कि आपको 3 रुपए की हानि हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा 1 यूनिट का मान 3 के बराबर होगा, यानी कि 3/1। ठीक, अब सवाल ये जानना चाह रहा है कि आपने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। मैं ये कह दूंगा कि 180 इस तरीके की और 180 इस तरीके की, यानी कि टोटल वस्तु मैंने खरीदी थी 360, तो 360 की हमने इसमें गुणा कर दी। ठीक है, गुणा भाग करेंगे, 6 18 9 और 1 10, तो टोटल वस्तु कितनी खरीदी गई हमारे द्वारा, तो आप कहोगे कि 1080 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ आई बात आपको अच्छे से। ठीक है, ये मैंने इसलिए बराबर करा क्योंकि सवाल ने बोला था कि ये दोनों वस्तु क्या है, बराबर है, ये दोनों वस्तु क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने इन सबको बराबर कर दिया और बाद में दोनों को मिला के बेचना था, तो ये 360। समझ में आएगी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कहता है, एक डीलर ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। ठीक है, अगर वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता साइकिल का क्रय मूल्य। देखो ऐसा सवाल मैंने शायद आपको पहली शीट में कराया है। अब देखो मान लो साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये। आपने कहा कि एक डीलर ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, तो आपने क्या करा, 100 रुपए की साइकिल को 110 रुपए की बेच दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है यदि साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, पहले तो 100 में खरीदती थी ना, क्रय मूल्य 100 था, 10% कम में खरीदता तो 90 में खरीद लेता होता। ठीक है, 90 में आ जाती उसे, और 60 रुपए अधिक में बेचता, यानी जितने की पहले बेच रहा है ना उससे 60 रुपए ज्यादा लेके बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखो ये बात आपको पता है कि 25% कितना होता है, आप बोल दो कि 1/4 होता है, यानी 4 की चीज यदि आपने 5 में बेच दी तो 25% का लाभ हो जाएगा। मैं इस 90 में 25% का लाभ निकालने वाला हूं। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 भाग 100 गुणा 125, एक ही बात है, आना यही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 90 भाग 4 गुणा 5। ठीक है, 4 से भाग लगा लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 5 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखो 5 पंजे 25, 2 बचे, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि अब वह उस साइकिल को 112.5 में बेचेगा, 112.5 में बेचेगा। आप मुझे ये बताओ पहले से कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो आप बोलोगे पहले से 2.5 रुपए ज्यादा ले रहा है। कितने ज्यादा ले रहा है, 2.5 रुपए, लेकिन सवाल ने कहा कि पहले से 60 रुपए ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब हमारी 2.5 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया।
ठीक है। अब पूछना क्या कह रहा है, साइकिल का क्रय मूल्य। तो साइकिल का क्रय मूल्य तुम 100 रुपये मान के चले थे, इसका मतलब 100 से इसकी गुणा कर दो, ठीक है। पॉइंट हटाया 0, ठीक है। 25 चौके 100 और 6 चौक 24, यानी कि शुरू में जो साइकिल थी वो 2400 रुपये की थी, ठीक है। और यही हमसे उसने पूछना चाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार और देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसका। 100 रुपये की साइकिल थी, 110 की बेच दी। उसने कहा पहले 90 की खरीद रहा होता, ठीक है, और 25% का लाभ कमाता। 90 पे 25% का लाभ कमाता तो 112.5 की बेच देता। फिर सवाल ने कहा है कि पहले से 60 रुपये ज़्यादा लिए हैं उसने, हमें पता चला हमने तो 2.5 रुपये ज़्यादा लिए हैं। इसको सोल्व किया तो कितना आया, 2400 रुपये, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले, और ये होगा आपका लास्ट डे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना। देखिए क्या कहता है ये। एक आदमी कुछ संतरे 3 की दर से 40 रुपये में खरीदता है और समान मात्रा में 5 पर 60 रुपये में खरीदता है, ठीक है। यदि वह 50 रुपये के लिए 3 की दर से सभी संतरे बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, एक तरफ हम लिखेंगे आर्टिकल, यानी इतनी वस्तुएं खरीद रहा है, और दूसरी तरफ रुपीज़। उसने कहा 3 की दर से 40 रुपये में खरीद रहा है और फिर 5 की दर से 60 रुपये में खरीद रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, 3 के दर से 50 रुपये में बेच रहा है। तो जैसा कि अभी हमने किया है, हम लोग को क्या करना है, ये सारी वैल्यूज करनी है इक्वल, ठीक है। इक्वल करने के लिए हम 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 15। इधर 3 से गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो गया 15, ठीक है। इधर फिर से हमें 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 15। सारी वैल्यू इक्वल होगी ना। अब देखो 15 ये खरीदी, 15 ये खरीदी, टोटल कितनी हो गई 30। तो हम लोगों को बेचनी भी 30 ही पड़ेंगी, इसलिए यहाँ से 2 गुणा करके इसको हमने 30 लिख दिया। समझ आई बात। अब देखो इस लाइन में हमने 5 से गुणा करी थी, तो यहाँ पे भी 5 से ही गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 200, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 से गुणा करी थी, तो ये कितना हो गया 180। और यहाँ पर हमने 10 से गुणा करी। 10 से कैसे, देखो 5 से यहाँ और 2 से यहाँ, तो 5 दूनी 10 हो गया ना। तो 10 से गुणा करिए, ये कितना हो गया 500। अब आप समझो टोटल आपने 380 रुपये की खरीदी और 500 की बेच दी, यानी कि पहले ही पता चल गया लाभ ही लाभ है। तो हानि वाले ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आने, ठीक है। कितने का लाभ है, आप बोलोगे 120 रुपये का लाभ है। कितने पर, तो आप बोलोगे 380 पर, ठीक है। गुणा कर दिया 100 से, 0 से 0 कट गई, ठीक। अब कितना, 4 से ही भाग लगा लेते हैं इसे, और 4 से कह रहा हूँ 2 से कर लो। 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 19, और ये हो गए 6। इधर हम ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, और बटे में 19, ठीक है। अब गुणा भाग करते हैं, देखो 19 थी 57 हो गया, बचा कितना 3, इधर चला गया 30, 19 एकम 19 पॉइंट, ये 31.5 बच जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है ना कि निकटतम पूर्णांक बताओ, निकटतम पूर्णांक। तो 31.5 को हम निकटतम क्या लिख सकते हैं 32, यानी 32% का उस व्यक्ति को लाभ होगा, ठीक है। और आपका सही आंसर होगा 32। देखो 5 पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू अगर आपको दिख जाए ना, तो वो अगली वैल्यू में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट 4 होता तो मैं 31 ही छोड़ देता इसको, ठीक है। तो लास्ट डे आंसर होगा आपका 32%। ये देखते हैं, ये होगा आपका आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, बहुत ध्यान से पढ़ना सवाल को, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्शंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।